और इसी बीच बड़ी खबर यह है कि अमृतपाल पर टाइम्स नाउ नवभारत का एक्सक्लूसिव खुलासा होने जा रहा है। खुलासा यह है कि भारत में आने के बाद कट्टरपंथी की तरह अमृतपाल ने काम किया। खुलासा यह है कि भारत विरोधी ताकतों ने अमृतपाल को जानबूझकर एक स्ट्रेटेजिक तरीके से प्लांट किया। अमृतपाल दुबई में था और आलीशान जिंदगी जी रहा था। वो पूरा खुलासा, वो पूरे सबूत आपके सामने हम रखने वाले हैं। दुबई में अमृतपाल सिख नियमों को नहीं मानता था, जो आज पंजाब का पुत्र बनने की कोशिश कर रहा है, वारिस बनने की कोशिश कर रहा है। वो सिख नियमों को दुबई में रहते नहीं मानता था। दुबई में अमृतपाल के ड्रग डीलर्स के साथ करीबी रिश्ते थे। ये खुलासा सामने आ चुका है। खुलासा ये कि अमृतपाल अपनी पत्नी को कैद में रखता था, पत्नी को पीटता था। और आपको याद दिला दें कि टाइम्स नाउ नवभारत ने आपको बताया कि अमृतपाल की पत्नी की तस्वीरें अमृतपाल ने सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म में नहीं आने दी थी, तब तक जब तक कि पुलिस नहीं पहुंच गई पूछताछ करने की। अमृतपाल सिख धर्म का हवाला देकर के एक अलग देश की मांग कर रहा था। हमारे सहयोगी मनोज और हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता हमारे साथ इस वक्त लगातार बने हुए। प्रदीप, सबसे पहले बताइए कि अमृतपाल को लेकर के क्या एक्सक्लूसिव जानकारी और सामने आई है? देखिए, दो चार बातें आपको मैं बताता हूं। पहले तो आप देखिए अमृतपाल के साथी कौन है। आप देखिए उनका एक साथी है दलजीत सिंह कलसी, जो उनका फाइनेंसर था। बेसिकली दलजीत सिंह कलसी का अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे, एक्टर है जो अक्सर बैंकॉक में मसाज के लिए जाया करता था। और दूसरा उनका साथी जो आज पकड़ा गया गनमैन तेजिंदर सिंह, जिसे गोरखा बाबा भी कहते हैं, वो देखिए इलिसिट लिकर ट्रेड में इन्वॉल्व था, अरेस्ट भी हुआ है। आज वो अमृतपाल का खास साथी था। यानी कि जो आदमी लिकर की स्मगलिंग में इन्वॉल्व हो, अमृतपाल का साथी हो, किस किस्म का सिख हो सकता है। और सिख समुदाय को हमेशा ये बताते थे कि अमृतपाल एक सच्चा सिख है। और जब देखिए किस तरीके से मिस इंटरप्रेट करते थे रिलीजन को। और लेकिन अगर आप गुरु गोविंद सिंह जी की बात सुने, कटा दूंगा कल तक मैं बाकी के, जहां तक रह जाऊंगा अकेला मैं घर को लुटाकर, कभी बेटे वारे कभी वारा वालिद, इस तरह से देश का कौम का कर्जा अदा हो रहा है। और ये जुल्म करने की बात करते थे, डाल बनाते थे। और इसी बीच कुछ और खुलासे हैं जो अमृतपाल को लेकर सामने आए। वो एक एक करके खुलासा मैं दर्शकों के सामने रख देता हूं। आप पहला खुलासा देखिए कि अमृतपाल के करीबी दलजीत कलसी ने 13 साल में 2007 से लेकर 2020 में 18 बार थाईलैंड का दौरा किया था। ये थाईलैंड के दौरे के पीछे की वजह क्या है, डिकोड होने वाली है। आपको बताएं कि दूसरों को कट्टर धर्म के पालन की नसीहत देता था, लेकिन खुद थाईलैंड में ऐश की जिंदगी जी रहा था। यह अमृतपाल के बारे में खुलासा यह कि कलसी की तरह, जो कि 2007 से और अगले 12 सालों तक लगभग 18 बार गया, कलसी की तरह ही दुबई में अमृतपाल शानो शौकत की जिंदगी जीता रहा और दुबई में रहते हुए सिख धर्म के किसी नियम को नहीं मानता था। थाईलैंड के दौरों के चलते पुलिस जांच में जुटी है कि क्या कलसी वैश्यावृत्ति में लिप्त था। कलसी जो कि अमृतपाल का दायां हाथ, उसका फाइनेंस का इंतजाम करने वाला, क्या उसकी थाईलैंड में कोई प्रेमिका थी या फिर वो दूसरी पत्नी के साथ रहता था? ये कलसी के बारे में सवाल है। वो तमाम सवालों की जानकारी आपको देने वाले हैं। लेकिन ये सिर्फ आप मान के चलिए कि एक तरीके से सिर्फ एक झांकी है जो अमृतपाल के खुलासे हैं। खुलासा नंबर 2 क्या होने वाला देखिएगा। संगठन में महिलाओं की कोई भूमिका नहीं थी, यानी कि महिला विरोधी संगठन को अमृतपाल अभी तक लगातार लीड करता है। खुलासा नंबर आगे क्या, पत्नी किरणदीप कौर को अमृतपाल कैद में रखता था, उसको मारता पीटता था, जुल्म करता था अपनी पत्नी के ऊपर। अमृतपाल के बारे में ये जानकारी सामने है। मनोज लगातार हमारे साथ बने। मनोज, ये थाईलैंड कनेक्शन क्या है कलसी का अमृतपाल का? देखिए, कलसी की अगर हम बात करें, ये प्रमुख फाइनेंसर है वारिस पंजाब दे का। और अमृतपाल के साथ इसका बहुत नज़दीकी रिश्ते रहे हैं। इसको गुरुग्राम से पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया है और माना जा रहा है कि वारिस पंजाब दे की जो तमाम एक्टिविटीज़ पंजाब में चल रही हैं, उनके लिए जो धनराशि है, उनके लिए जो फंडिंग है, वो इसी कलसी के माध्यम से हो रही थी। करीब 128 से ज़्यादा ऐसे बैंक खातों का पता लगा है पंजाब के, जो अलग अलग जिलों के बैंक में खुले हुए हैं, जिनमें पैसा आ रहा था। इनमें करीब 5 करोड़ की धनराशि है, ऐसी जानकारी मिली है। तो कलसी की बहुत अहम भूमिका है इस वारिस पंजाब दे की एक्टिविटी में और उसको फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो निकल कर सामने आ रही हैं अमृतपाल को लेकर, चाहे उसका दुबई कनेक्शन हो, दुबई से अवतार सिंह खन्ना जो कि यूके बेस्ड टेररिस्ट है, इंटरनेशनल खालिस्तान फोर्स का, और उसी तरीके से आप देखिए कि फंडिंग हो रही थी, आईएसआई के साथ कनेक्शन है, ड्रग्स का कारोबार किया जा रहा था और उससे भी धन जुटाया
किया जा रहा था, जिसका इस्तेमाल जो खालिस्तानी मूवमेंट है उसको चलाने में किया जा रहा था। जी मनोज, मैं वापस लौटूं। इसी बीच कुछ और खुलासे हैं अमृतपाल पर जो कि दर्शकों को जानने जरूरी हैं। अमृतपाल को लेकर अगला खुलासा देखिए। अमृतपाल को लेकर के अगला खुलासा कि दीप सिद्धू की मौत के बाद अमृतपाल अचानक सुर्खियों में आया। उससे पहले कोई शक सुबह अमृतपाल को लेकर नहीं थी। दुबई में ड्रग डीलर जसवंत सिंह रोड़े के बेहद करीबियों में अमृतपाल लगातार शुमार रहा है। जसवंत का भाई पाकिस्तान से ऑपरेट करता है और जो कि ड्रग डीलर दुबई में। उसके अलावा दुबई में सिख धार्मिक सिद्धांतों का पालन अमृतपाल नहीं करता था, बल्कि ड्रग डीलर के संपर्क में रहता था। खुलासा यह कि पहले के व्यक्तित्व से आज की तारीख में बिल्कुल अलग था। भारत आकर के धार्मिक कट्टरता का एजेंडा लेकर के अमृतपाल आगे बढ़ा और उसी एजेंडे में बढ़ रहा है। खुलासा यह कि भारत विरोधी ताकतों ने अमृतपाल को भारत के अंदर प्लांट किया है। यह तमाम चीज आपको बताइए। अब अगला देखिए। सिख इतिहास को गलत तरीके से इस्तेमाल करने का आरोप है। आरोप है कि अमृतपाल सिख धर्म को अपने मुताबिक इस्तेमाल करता था, जानबूझकर के धार्मिक ग्रंथों में लिखी बातों को कट्टरपंथी और हिंसक संस्करण देता था। यह खुलासा अमृतपाल के बारे में। खुलासा यह कि सिख धर्म का हवाला देकर के अलग देश के अमृतपाल लगातार मांग कर रहा है और इसी मांग को देश विरोधी करार देते हुए अब आगे बढ़ा जा रहा है। प्रदीप, जरा बताइए कि अमृतपाल का ये पूरा मोडस ऑपरेंडी क्या है? कैसे सिख धर्म को गलत तरीके से परिभाषित करके वो लोगों को भ्रमित करता था? देखिए, मोडस ऑपरेंडी यही था कि ये युवाओं को वर्गलाता था और किस तरीके से कट्टरपंथी की राह पे ले जाता था। अब देखिए, इसके जो ड्रग एडिक्शन सेंटर्स भी थे, डी एडिक्शन सेंटर, वो डी एडिक्शन सेंटर की आड़ में ये युवाओं को वर्गला रहा था, इंडोक्ट्रिनेट कर रहा था, ब्रेन वॉश कर रहा था और उन्हें आतंक की राह की ओर धकेल रहा था। देखिए, गुरु गोबिंद सिंह जी की अगर बात करें तो हमेशा जालिमों के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी है। जुल्म को होते हुए उन्होंने कभी देखा नहीं है। लेकिन देखिए, ये एक अमृतपाल था जिसने गुरु ग्रंथ साहिब जी को अपनी ढाल बना लिया था अजनाला में। यही एक वजह से कि लोगों को काफी आक्रोश हुआ यह हरकत देखकर, क्योंकि उन्होंने सवाल उठाया कि ये बेअदबी गुरु ग्रंथ साहिब की कैसे कर सकते हैं, क्योंकि एक सिख कभी भी ऐसा होते हुए नहीं देख सकता। अगर आप अपने आप को खालसा कहते हैं, खालसा पंथ पर चलने वाला कहते हैं, तो आप गुरु ग्रंथ साहिब को अपनी ढाल नहीं बना सकते। और दूसरी चीज आप देखिए, जैसे कि सतवंत सिंह, बयान सिंह और केहर सिंह जो इंदिरा गांधी के कातिल थे, उनको हमेशा ग्लोरीफाई करने की कोशिश करता था। और शहीद भगत सिंह को, जो कि हमारे शहीद हुए हैं, जिन्होंने कि आजादी की लड़ाई में जिनका बहुत बड़ा योगदान है, वो हमेशा उनकी इमेज छवि को खराब करने की कोशिश करता रहता था। और देखिए, हिंदुओं के लिए जब वो लफ्ज इस्तेमाल करता था तो तिलकधारी लफ्ज इस्तेमाल करता था, कैसे दरार पैदा करता था हिंदुओं को और सिखों के बीच में। जबकि मालूम है कि हिंदू और सिख का रिश्ता जो है एक अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ा हुआ है। हिंदू और सिख को अलग कोई नहीं कर सकता। और मेरे ख्याल से भूल चुका था कि हिंदू परिवार के लोग अपना जो पहला बेटा होता था उसको सिख बनाते थे, उसकी दस्तारबंदी करते थे, इसलिए क्योंकि उन्हें मालूम है कि रक्षा और सुरक्षा के लिए यह हमेशा आगे। प्रदीप, जो बातें आपने कही दर्शकों के सामने एक बार फिर वो खुलासा मैं दोहरा देता हूं कि क्या का खुलासा प्रदीप ने की। खुलासा यह कि भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह जैसे स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करता था अमृतपाल भगत सिंह को पंजाब का नायक कहे जाने की निंदा करता था, जो कि देश के नायक है। भगत सिंह के विचारों का विरोध किया करता था अमृतपाल, जो कि अपने आप को पंजाब का नायक गढ़ने की कोशिश करता है। अमृतपाल के उकसावे पर बाबा बंदा सिंह बहादुर इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवासी छात्रों को निशाना बनाया गया। खालसा वहीर के दौरान ईसाई बहुल इलाकों में जानबूझकर वैमनस्य फैलाने की कोशिश की गई, धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश की गई। ईसा मसीह को लेकर के विवादित टिप्पणी की अमृतपाल ने। हिंदू धर्म के खिलाफ नफरती एजेंडा चलाया अमृतपाल ने। यानी जो लगातार हम कह रहे हैं कि भारत विरोधी ताकतों ने अमृतपाल को प्लांट किया, यह पूरा मोडस ऑपरेंडी उसी हिसाब से लगातार ऑपरेट होता रहा। मनोज, मुझे बताइए कि कौन कौन सी वो ताकतें हैं जो अमृतपाल को पीछे से बैक करती आई और आईएसआई का रोल क्या है? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अमृतपाल को अगर भेजा गया है, जो हमारी खुफिया एजेंसी हैं उन्होंने बाकायदा एक जानकारी साझा की है पंजाब पुलिस के साथ कि बहुत सोची समझी साजिश के तहत अमृतपाल को दुबई से यहाँ पर भेजा गया है। उसे कहा गया कि आप जाकर वहाँ पर युवाओं को मोबिलाइज कीजिए, खालिस्तान के नाम पर या डी एडिक्शन सेंटर्स के नाम पर, नशा मुक्ति के नाम पर, पंथ के नाम पर युवाओं को मोबिलाइज कीजिए। अगर आप अमृतपाल के बयानों को सुनेंगे, हालिया के जो उसके इंटरव्यूज़ हैं, जो हमने भी लास्ट उसका इंटरव्यू लिया 16 मार्च को, उसमें भी वो बहुत सॉफ्ट तरीके से बात करता है कि ये एक प्रजातांत्रिक देश है भारत, और यहाँ पर खालिस्तान की अगर वो मांग उठाता है
तो इसमें कुछ गलत नहीं है। वो लगातार पंथ के प्रचार की बात करता है और उसके नाम पर युवाओं को जोड़ने की बात करता है, लेकिन वो असल में कर क्या रहा था? ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में वो अपनी लीगल एक्टिविटी चला रहा था। ऐसे खुलासे हुए हैं, वहां पर युवाओं को खालिस्तान के नाम पर उनको हथियार मुहैया कराए जा रहे थे, ट्रेनिंग दी जा रही थी, ऐसे भी खुलासे हुए हैं। तो एक तरीके से बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ अमृतपाल यहाँ पर आया था और उसकी कोशिश यही थी कि पहले युवाओं को, पंजाब के लोगों को जो खालिस्तान को लेकर उसके साथ सहमत हैं, उनको अपने साथ जोड़े और जब बहुत बड़े तादाद में लोग उसके साथ जुड़ जाएं, फिर वो जो 80 और 90 के दशक में हुआ था उसकी तैयारी चल रही थी। वो प्लान भी था कि जब बहुत सारे लोग जुड़ जाएंगे उसके बाद जैसा 80-90 के दशक में हमने पंजाब में देखा था, उस तरह की एक्टिविटी की तैयारी थी। बिल्कुल मनोज, मैं वापस लौटूं, लेकिन जनता के जहन में एक सवाल भी है कि वारिस पंजाब दे का संगठन चलाने वाला और खुद को सिखों का मसीहा बताने वाला दरअसल पाकिस्तान में सिख लड़कियों के जबरन धर्म परिवर्तन पर आखिरकार अमृतपाल अभी तक चुप क्यों था? पाकिस्तान में गुरुद्वारा ननकाना साहिब पर हुए हमले पर अमृतपाल चुप क्यों रहा? सवाल है कि पाकिस्तान में महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति को जब नुकसान पहुंचा गया उसके बाद भी अमृतपाल चुप क्यों रहा? पाकिस्तान में गुरुद्वारे को बंद किए जाने पर अमृतपाल आखिरकार चुप क्यों रहा? ये तमाम वो सवाल जो कि अमृतपाल से पूछे जा रहे हैं और लोगों के जहन में है। अगला खुलासा है कि पंजाब में माहौल खराब करने की अमृतपाल ने साजिश रची, यानी जिस सूबे का खुद को वारिस कहता है उसको खत्म करने की कोशिश की। वरिंदर सिंह के अपहरण में और वरिंदर सिंह के ऊपर हुए हमलों में अमृतपाल शामिल रहा, अजनाला में हिंसक घटना में शामिल रहा और यह बता रहे कि एनएसए अमृतपाल पर क्यों लगा, ये तमाम वजहें उसी की हैं। कपूरथला हो, जलंधर हो, वहां पे गुरुद्वारे में तोड़फोड़ के चलते एनएसए लगा। भड़काऊ बयान को पर और भड़काऊ बयान से उकसावे के आरोप जो हैं उसके चलते एनएसए अमृतपाल के ऊपर लगाया गया। युवाओं को कट्टरपंथी बनाने की साजिश अमृतपाल लगातार रचता रहा, इसलिए एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। बैन संगठन सिख फॉर जस्टिस से अमृतपाल के संबंध है, साफ हुआ, इसलिए एनएसए के तहत कार्रवाई। देश के खिलाफ आनंदपुर खालसा फौज बनाने की कोशिश थी, एकेएफ, जिसके ऊपर एनएसए लगा है। लेकिन एकेएफ को लेकर के प्रदीप और क्या जानकारी है, क्योंकि जब तस्वीरें सामने आई तो अत्याधुनिक हथियार तक उनके हाथ में दिखाई पड़े। देखिए, आप अगर देखेंगे तो इन दिनों कितने हथियार पकड़े गए हैं। एक तो उनके घर के बाहर भी हमने देखा एकेएफ लिखा था, आनंदपुर खालसा फौज, बुलेट प्रूफ जैकेट है उनके वहां से बरामद हुए, उसमें भी आनंदपुर खालसा फौज, यानी कि एक फौज बनाने की पूरी तैयारी हो रही थी। जैसे हमने 70 और 80 के दशक में देखा है, भिंद्रावाले ने भी कुछ ऐसी फौज तैयार की थी और उस समय हमने देखा कि किस तरीके से जनरल शाहबेग सिंह उनके साथ मिलकर उन्होंने भारत की फौज पर एक अटैक किया था जब ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च किया गया था। उसमें हमारे कई जवान जो है शहीद हो गए थे इनिशियली, क्योंकि हमारे जवान जो थे उस समय जब ब्लू स्टार आर्मी एक्शन हुआ था जूते निकाल कर गए थे अंदर, क्योंकि वो पूरी तरह से उस मर्यादा रखना चाहते थे उस स्थान की, और जूते उतार कर गए थे और जनरल शाहबेग सिंह ने उनके टांगों पर गोली चलवाई थी। देखिए, इस किस्म का हुआ था और यही एक रिपीट करना चाहता था अमृतपाल सिंह। मैं बताना चाहता हूं दर्शकों को, जब बात करते हैं आप सिख पंथ की, तो अगर हरमिंदर साहब की बात करेंगे तो 4 दरवाजे, यानी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यानी कि हर एक के लिए यकजायती की बात करते हैं। लेकिन अमृतपाल की अप्रोच जो थी वो एक्सक्लूसिव अप्रोच थी, हिंदू के साथ भी लड़ा रहा था, क्रिश्चियन के लिए भी भेदभाव पैदा कर रहा था और बाकियों के लिए भी, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोलता था, क्योंकि आईएसआई का टट्टू था, पैसे वहां से आते थे, कैसे पाकिस्तान के खिलाफ लफ्ज इस्तेमाल करता, तो इसलिए और ये बात पंजाब को प्रदीप आज की तारीख में समझ आ रही कि ऐसे व्यक्ति के साथ तो कम से कम पंजाब खड़ा नहीं होगा जो देश को नुकसान पहुंचाने की बात करे। अगला बड़ा खुलासा अमृतपाल को लेकर क्या देखे जरा, पंजाब में जेल से भागने की कोशिश कर सकता है एनएसए लगने के बाद, पंजाब से बाहर क्यों है? वो इसलिए बाहर है, जेल के दूसरे कैदियों को उकसा सकता है, एकेएफ में कैदियों को शामिल करा सकता है, यह अमृतपाल के ऊपर शक है और इन्हीं के चलते अभी तक ये तमाम चीजें सामने आ रहे हैं। अजनाला की तरह घटना हो सकती है, अमृतपाल पर एक एक करके खुलासा कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर को पंजाब में ध्वस्त कर सकते हैं, पंजाब की जेल में रहकर के आपराधिक काम कर सकते हैं और उसके अलावा पंजाब की शांति को खत्म करने की कोशिश की जा सकती है। अमृतपाल को लेकर के ये टाइम्स नाउ भारत पर एक एक्सक्लूसिव खुलासा आपको बताया कि कैसे पाकिस्तान में सिखों के ऊपर हो रहे जुर्म को लेकर के वो एकदम चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन भारत में विभाजन की कार्रवाई के लिए लगातार उकसा रहा। अब आगे बढ़ते हैं। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि टीम इंडिया के शेर अपने ही घर में ढेर हो गए। लगातार 7 सीरीज जीतने के बाद टीम इंडिया की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शर्मनाक हार, और सबसे बड़ी बात यह कि भारत को ऑस्ट्रेलिया ने नहीं, टीम इंडिया ने हराया। पूरी टीम इस हार के लिए जिम्मेदार है। आइए आपको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज की हार के विलेंस से मिलवाते हैं।
आपके जहन में यह सवाल उछल कूद मचा रहा होगा कि हम आपको गोल्डन डक की तस्वीर क्यों दिखा रहे हैं। तो जवाब है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज में भारत की हार का सबसे बड़ा विलेन यही गोल्डन डक है। अगर नहीं समझे तो इस तस्वीर को देखकर समझिए। यह तस्वीर क्रिकेट की दुनिया में मिस्टर 360 डिग्री के नाम से मशहूर टीम इंडिया के क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव की। पूरा देश जो कुछ दिन पहले तक सूर्य कुमार यादव के खेल के कसीदे पढ़ रहा था, आज उन्हें वनडे सीरीज में हार का सबसे बड़ा विलेन बता रहा है। सूर्य कुमार यादव उर्फ मिस्टर 360 डिग्री ने कीर्तिमान स्थापित किया है। 3 मैचों की सीरीज में तीनों पारियों में 0 पर आउट होने का रिकॉर्ड, वो भी हर बार पहली बॉल पर। कल चेन्नई में खेले गए तीसरे और आखिरी वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया को 50 ओवरों में 270 रन का टारगेट दिया। पूरे देश को उम्मीद थी कि रोहित शर्मा एंड कंपनी ये मैच आसानी से जीत लेगी। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने शुरुआत भी ऐसे ही की। सूर्य कुमार का आउट होना जल्दी, ये थोड़ा सा भारी पड़ा टीम इंडिया पे। अभी तो सूर्य कुमार यादव थोड़ा फ्लॉप चल रहे हैं, उन पे नज़र रखी गई है कि सबसे ज़्यादा उन्हीं पे फोकस किया गया कि इतना अच्छा प्लेयर हो के इस सीरीज में पूरे एक गेंद पे 0 पे आउट हुए हैं। तीसरे वनडे में कप्तान रोहित शर्मा ने धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए 17 गेंदों में 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 30 रन बनाए। दूसरे वनडे में 13 रन, पहला वनडे नहीं खेला। इसका मतलब यह हुआ कि कप्तान रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में सिर्फ 32 गेंदों का ही सामना किया। तीसरे वनडे में 30 रन के स्कोर पर शॉन एबॉट की गेंद पर मिशेल स्टार्क को कैच थमा बैठे। शर्मा जी को शायद किसी ने नहीं बताया कि वो वनडे मैच खेल रहे हैं, कोई T20 नहीं। यानी टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा को ऑस्ट्रेलिया से सीरीज हार जाने के लिए विलेन नंबर 2 का खिताब दिया जाता है। कैप्टन रोहित शर्मा विलेन नंबर 2 इसलिए क्योंकि लगातार 7 वनडे सीरीज जीतने वाली टीम इंडिया उनकी कप्तानी में घर में ही ढेर हो गई। साल 2023 में टीम इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 1-2 रहा, यानी टीम इंडिया हार गई। इससे पहले 2023 में ही न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया ने 3-0 से सीरीज क्लीन स्वीप की। 2023 में ही श्रीलंका को भी भारत ने 3-0 से हराया। 2022 में साउथ अफ्रीका को 2-1 से हराया। 2022 में ही वेस्टइंडीज को 3-0 से मात दी। 2021 में इंग्लैंड जैसी टीम को 2-1 से हरा दिया। 2019 में वेस्टइंडीज को 2-1 से हरा दिया था। यानी 2019 से 2023 तक 7 सीरीज जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया के हाथों अपनी बादशाह सौंप दी। विलेन नंबर 2 के बाद विलेन नंबर 3, और यह अवार्ड जाता है KL राहुल के नाम। KL राहुल जो IPL खेलते हुए रनों का अंबार लगा देते हैं, वो KL राहुल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बैटिंग के दौरान संघर्ष करते नजर आए। KL राहुल ने तीसरे और आखिरी मैच में 50 गेंदें खेलकर सिर्फ 32 रन बनाए और एडम जंपा की गेंद पर शॉन एबॉट को कैच पकड़ा दिया। दूसरे मैच में सिर्फ 9 रन बनाए। पहले मैच में 75 रन बनाकर मैच के हीरो बने। लेकिन जब बात सीरीज जीतने की आई तो KL राहुल की बैटिंग में वो धार नहीं दिखाई दी, जिसकी वजह से इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज के विलेन नंबर 3 KL राहुल। और ये हैं अक्षर पटेल। यूं तो बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज हैं, लेकिन आजकल उनके नाम के साथ बॉलिंग ऑलराउंडर लिखा जाता है। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट सीरीज में बैट से कमाल किया, लेकिन वनडे सीरीज में हार के बाद वो बन गए विलेन नंबर 4। पहले मैच में मौका नहीं मिला, दूसरे मैच में 29 रन बनाकर नॉट आउट रहे, तीसरे मैच में सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए। 2 विकेट अपने नाम किए, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके। हार्दिक टीम इंडिया का एक बड़ा चेहरा, बड़ा खिलाड़ी, लिहाजा जिम्मेदारी भी बढ़ी, लेकिन टीम को सीरीज वो भी नहीं जिता सके। पहले वनडे में 25 रन बनाए और 1 विकेट हासिल किया। दूसरे मैच में सिर्फ 1 रन की पारी खेली, बॉलिंग तो की लेकिन एक भी विकेट हासिल नहीं कर सके। और तीसरे मैच में 40 रन बनाए, 3 विकेट भी चटकाए, लेकिन सीरीज नहीं बचा सके। तीसरे मैच में जब तक हार्दिक पटेल क्रीज पर थे, उम्मीद थी कि टीम इंडिया मैच जीतेगी, सीरीज जीतेगी, लेकिन जंपा की फिरकी पर गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर अपना विकेट गंवा दी, सीरीज गंवा दी। इसीलिए हार्दिक पटेल हार के विलेन नंबर 5। अब टीम इंडिया का सबसे बड़ा नाम विराट कोहली, वो विराट कोहली जिनके नाम सैकड़ों रिकॉर्ड हैं, जो अकेले के दम पर टीम इंडिया को जीत दिलाने का मादा रखते हैं, लेकिन टीम में उनकी मौजूदगी भी टीम इंडिया को सीरीज हारने से नहीं बचा पाई। पहले वनडे में विराट कोहली ने सिर्फ 4 रन बनाए, दूसरे मैच में 31 रन की पारी खेली, तीसरे मैच में 54 रन बनाए, 3 मैचों में 89 रन,
यानी वो 3 मैचों में 100 रन भी पूरे नहीं कर पाए। तीसरे मैच में हाफ सेंचुरी वाली पारी जरूर खेली, लेकिन खुद को ऑस्ट्रेलिया से हार का विलेन नंबर 6 बनने से नहीं बचा पाए। रविंद्र जडेजा, इन्हें क्रिकेट की दुनिया में सर कहा जाता है, लेकिन सर जी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना जादू नहीं दिखा पाए और बन गए विलेन नंबर 7। पहले वनडे में 45 रन बनाकर नॉट आउट रहे, 9 ओवर फेंककर 2 विकेट भी हासिल किया। दूसरे मैच में सिर्फ 16 रन की पारी खेली, बॉलिंग का मौका नहीं मिला और तीसरे मैच में जडेजा का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। टीम इंडिया के स्कोर में उन्होंने सिर्फ 18 रन ही जोड़े और 10 ओवर फेंके, लेकिन एक भी विकेट हासिल नहीं कर पाए। 270 रनों का पीछा करते हुए रविंद्र जडेजा एडम जंपा की फिरकी का शिकार बने। अच्छी गेंद पर घटिया शॉट खेलकर स्टाइनिश को कैच पकड़ा दिया, यानी सर उर्फ रविंद्र जडेजा विलेन नंबर 7। अब जिस टीम इंडिया में 7 खिलाड़ी विलेन का टैग लेकर घूम रहे हो तो हार लाजमी है। भारत में ही अगला वर्ल्ड कप खेला जाना है और टीम इंडिया का यह हाल है। टीम मैनेजमेंट को कुछ कड़े कदम उठाने होंगे, वरना वर्ल्ड कप तो हाथ से गया समझो। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। अब बात मुंबई की। मुंबई की माहिम में आज बड़ी कार्रवाई की गई। समंदर किनारे बनी एक अवैध दरगाह को हटा दिया गया। दरगाह का हटाया जाना जितनी बड़ी खबर है, उससे बड़ा फैक्ट ये कि इसे लेकर एक दिन पहले राज ठाकरे ने मुद्दा बनाया था। अब 24 घंटे के भीतर पुलिस अधिकारी ने जांच और फौरन इसे शांत तरीके से हटा दिया। आखिरकार मुंबई में समंदर के तट पर बनी अवैध दरगाह को ढहा दिया गया। इसके लिए 2 बुलडोजर लगाए गए, 12 मजदूर बुलाए गए और करीब 2 घंटे तक कार्रवाई की गई। जो कुछ महीने पहले तक मजार थी और फिर बुधवार तक दरगाह, अब वहां कोई ढांचा नहीं, न ही किसी तरह का मलबा। मुंबई पुलिस की मौजूदगी में बीएमसी की टीम ने माहिम में बनी मजार को सम्मानपूर्वक हटाया और उसके आसपास बने अवैध निर्माण को तोड़ दिया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मुखिया राज ठाकरे ने अवैध मजार का मुद्दा उठाने के बाद प्रशासन एक्शन में आया और उन्होंने 2 घंटे में पूरी तोड़क कार्रवाई खत्म कर दी और अवैध निर्माण को ढहा दिया। ये तस्वीर उसी जगह की है जहां पर आज सुबह तक आपको अवैध मजार दिखाई दे रही थी, उसके आसपास का अवैध निर्माण। लेकिन सुबह तकरीबन 8 बजे कलेक्टर ऑफिस के कर्मचारी, उसके साथ साथ बीएमसी, मुंबई पुलिस, मैरीटाइम बोर्ड के तमाम अधिकारी यहां पर पहुंचे। पुलिस का भारी बंदोबस्त तैनात किया गया। 2 जेसीबी मशीन और 1 डंपर की मदद से यहां पर डिमोलिशन का काम शुरू हुआ और 2 घंटे में पूरे इलाके को उन्होंने साफ कर दिया। जो इलीगल कंस्ट्रक्शन था उसको ढहा दिया। राज ठाकरे ने एक दिन पहले ही अपनी रैली में अवैध दरगाह का मुद्दा उठाया और इस वीडियो के जरिए दावा किया कि मुंबई के समंदर में अवैध दरगाह का निर्माण कराया जा रहा है। इस वीडियो में कुछ लोगों को समंदर की लहरों के बीच एक अवैध ढांचे पर देखा जा सकता है। राज ठाकरे के इस दावे के बाद बीएमसी की टीम हरकत में आई और 6 सदस्यीय टीम का गठन किया। इसके बाद पुलिस की मौजूदगी में बुलडोजर से अवैध ढांचे को ध्वस्त किया गया। वहाँ क्या होता है कि लोगों का बिलीफ और मोहब्बत इतनी होती है कि कभी कोई चादर चढ़ा देगा, कभी कोई फूल चढ़ा देगा। हालांकि ये सब जो है चादर और फूल जो है वो मज़ार पे चढ़ते, ये चिल्ले पे चढ़ते नहीं। चिल्ले पे क्या होता है कि लोग वहाँ जाते चिल्ले पे, जो कुरान शरीफ वहाँ एजुकेशन उर्दू शाहों में नहीं ली तो वहाँ जाके कुरान शरीफ पढ़ते थे और आ जाते थे। महाराष्ट्र में कुछ दिनों पहले अवैध मजार, दरगाह और कब्र का मुद्दा खूब उठा, जिसे लेकर हिंदू संगठनों ने रैली निकाली और सरकार से छत्रपति शिवाजी के किलों में बनाए गए अतिक्रमण को हटाने की मांग की। सरकार ने उस मसले पर भी गंभीरता से विचार किया। हालांकि पहली कार्रवाई हुई माहिम में बनाई गई अवैध दरगाह पर। तो सिर्फ ट्रेलर था। मुंबई के हर एक वार्ड में मैं इस तरीके के लैंड जिहाद के विषय बता सकता हूं, दिखा सकता हूं, जहां मुंबई महापालिका ने किसी भी तरीके की कार्रवाई की नहीं है। कोई भी दरगाह हो, कोई भी चीज़ हो जो आस्था के साथ जुड़ी हुई है, अगर वो इल्लीगल जगहों पे बनाते हैं समुद्र के बीच में जाकर, जिसकी कोई परमिशन नहीं ली जाएगी, तो मुझे लगता है ये सरकार जो महाराष्ट्र में जो विचारधारा की सरकार है वो ये काम जरूर करेगी। इल्लीगल चीज़ों को हटाई जाएगी, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। महाराष्ट्र में इस साल बीएमसी चुनावों की तारीखों का ऐलान हो सकता है, इसलिए हर कोई सुपर एक्टिव है। सीएम शिंदे की कोशिश यही कि किसी तरह उद्धव ठाकरे की
25 साल पुरानी बादशाहत को खत्म किया जाए। मुंबई से राकेश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो वहीं आज सवाल पब्लिक का शो पर पूर्व अटॉर्नी जनरल ने बहुत बड़ा खुलासा किया। मुकुल रोहतगी ने बताया कि आज कोर्ट का फैसला आने के तुरंत बाद से राहुल गांधी एक डिस्क्वालिफाइड सांसद हैं, यानी उनकी सदस्यता खुद ब खुद खत्म हो गई। सुनाते हैं आपको कि मुकुल रोहतगी ने क्या कहा। मुकुल रोहतगी जी, सवाल पब्लिक का शो पर आपका बहुत स्वागत है, नमस्कार। और आज पब्लिक का सवाल यही उठ रहा है कि क्या लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि सूरत के कोर्ट ने डेफेमेशन के केस में, मानहानि के केस में राहुल गांधी को 2 साल की कन्विक्शन की सजा सुना दी है। सबसे पहला सवाल कि क्या 2 साल की कन्विक्शन किसी भी डेफेमेशन या मानहानि के केस में जायज है या नाजायज है? देखिए, इस पर्टिकुलर केस में पुरानी हिस्ट्री देखते हुए, अक्यूज का रवैया देखते हुए मेरे ख्याल से बिल्कुल जायज है। मैं इसलिए कहता हूं, कई चीजों पे गौर करना चाहिए। पहली बात, एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के हेड, हजारों लाखों लोग उनको फॉलो करते हैं, रिस्पॉन्सिबल पोजीशन है। प्राइम मिनिस्टर या रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन या ट्रेजरी पार्टीज के खिलाफ बोलते हैं, बहुत अहम इशू है। पहले भी इन्होंने एक बार चौकीदार चोर है कहा था, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी देके छोड़ा कि भाई आगे से ध्यान रखिए, ये प्रॉपर नहीं है। उसके बाद आप फिर ये कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि एक्सीडेंटल या मजाक में या किसी ने ऐसे कर दिया हो तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बट अगर आप इतनी लो लेवल की चीजें करेंगे जो एक डेमोक्रेसी में नहीं होनी चाहिए, तो 2 साल की सजा कोई इतनी बड़ी सजा नहीं है, क्योंकि 3 साल से कम की सजा में ऑटोमेटिक बेल मिलती है। तो ये कम सजा मानी जाती है। हमारे क्रिमिनल कानून में बेल मिलती है, अपील इसकी दायर होगी, अपील नॉर्मली एडमिट होगी, सुनवाई होगी, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है जहां तक सेंटेंस का सवाल। देखिए, सबके दिमाग में यही सवाल है कि क्या राहुल गांधी की सदस्यता जाएगी या रहेगी? देखिए, धारा 8(3) रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल एक्ट के तहत कोई एमपी या एमएलए, जैसे आपने कहा, अगर सजा होती है 2 साल या 2 साल के ऊपर की, तो डिस्क्वालिफिकेशन ऑटोमेटिक है। 30 दिन का टाइम है इनको अपील करने का। अगर ये जजमेंट स्टे हो गया तो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी, और स्टे नहीं हुआ या इन्होंने अपील दायर करके स्टे नहीं मांगा या स्टे नहीं मिला तो डिस्क्वालिफिकेशन ऑटोमेटिक है। इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। लेकिन आपने कहा इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन, यानी कि सजा जैसे ही सुनाई इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन, इसके लिए ऑर्डर निकलना पड़ता है लोकसभा या राज्यसभा, जहां के भी सदस्य हो उनको एक ऑर्डर देना पड़ता है, या ये इमीडिएट अपने आप ऑटोमेटिक होता है? ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है, कानून का इफेक्ट ऑटोमेटिक है। तो फिर जो 1 महीने में अपील की जो उनके पास ऑप्शन है, तो तब क्या होगा अगर ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो गए? हाँ, देखिए, एक्चुअली डिस्क्वालिफिकेशन इज ऑटोमेटिक, लेकिन जब संसद सत्र है, मंडे को भी है, राहुल गांधी क्या संसद के अंदर जा सकते हैं कि नहीं? देखिए, डिस्क्वालिफिकेशन तो ऑटोमेटिक है, तो सदस्य तो नहीं रहेंगे। ओके, वैसे आदमी, मैं एक बार फिर से पूछ रही हूँ, वो आज सांसद है या नहीं है? कल सुबह वो लोकसभा के सिटिंग में जा सकते हैं या नहीं? डिस्क्वालिफिकेशन के तहत नहीं। और अगर इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन तक वो अपील करके स्टे ले आए तभी रुक सकती है, नहीं तो राहुल गांधी डिस्क्वालिफाइड सांसद कहलाए जाएंगे? बिल्कुल ठीक है, यही कानून है।